यस, तो लास्ट क्लास जो हमने थी ऑप्टिक्स के अंदर, वो हम देख रहे थे कि किस तरह से अपन जब भी दो वेव्स जो अपने पास होती हैं, ठीक है, और उन दो वेव्स का जब सुपरपोजिशन होता है तो सुपरपोजिशन होने के बाद में जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलती है, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और उस रिजल्टेंट वेव का फेज कांस्टेंट वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने बताया था सबसे पहले जो ट्रिगो मेथड है, ट्रिग्नोमेट्री से जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड और जो उसका फेज कांस्टेंट है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो सेकंड मेथड हमने देखा था वो था हमारे पास फेजर मेथड, और फेजर मेथड से भी आसानी से किसी भी रिजल्टेंट वेव का हम लोग एम्पलीट्यूड और उसका फेज कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट मेथड हमने देखा था जो था हमारे पास कॉम्प्लेक्स मेथड, और कॉम्प्लेक्स मेथड में ये बताया गया था किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए सबसे अच्छा मेथड जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स मेथड रहेगा, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे हमने, कॉम्प्लेक्स मेथड से भी उनको सॉल्व किया था और फेजर मेथड से सॉल्व किया था। एक और क्वेश्चन अभी हम देखते हैं जिसमें आपको तीन वेव से रिलेटेड तीन इलेक्ट्रिक फील्ड दिए गए हैं और उसमें आपको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड निकालने के बाद में ये भी बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन या किस टाइम के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का वो मैक्सिमम होगा। तो प्रॉब्लम जो है ये CSIR नेट के अंदर पूछी गई थी एक बार, वो हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थी, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिए गए थे। लेट E1 इज इक्वल्स टू E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल्स टू E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल एक्स कैप। एंड थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इक्वल्स टू E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस 2 डेल एक्स कैप, 2 डेल एक्स कैप। देन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फाइंड द expression of resultant intensity, find the expression of resultant intensity। और इसी में आपसे पूछा है फिर सेकंड पॉइंट मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम आपसे पूछी गई थी, एक तो एक्सप्रेशन निकालना था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, और इंटेंसिटी जो निकल के आएगी उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है कि इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। और तीन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखे हैं E1, E2 और E3। वैसे तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप इसको, लेकिन जो बेस्ट मेथड हमने बताया था सॉल्व करने के लिए वो बताया था कॉम्प्लेक्स मेथड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करोगे तो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो कॉम्प्लेक्स मेथड में मैंने आपको ये सिंपली बताया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा E, वो किस तरह से लिखा जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और तीनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे E1, E2 और E3, इनका अपन को क्या लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फेजर लिखना पड़ेगा। जैसे कल एक एग्जांपल आपको करवाया था जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या था, E01 साइन kz माइनस ओमेगा टी, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स फेजर लिखा था हमने वो E0 e टू द पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, इस तरह से लिखा था, ठीक है। तो इसी तरह से तीनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपको दिए गए हैं उन तीनों का क्या लिखना होगा, आपको कॉम्प्लेक्स फेजर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या निकाल पाएंगे, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। तो देखो किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से लिखना होगा, ई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डॉट ई स्टार। ये कल बताया था कॉम्प्लेक्स मेथड जब भी यूज करना होगा, वहाँ जब भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको निकालनी होगी तो जो नेट आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करना होगा उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, यानी ई डॉट ई स्टार की जो वैल्यू होगी वो क्या निकाल के देगी हमें,
रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या बोल सकते हैं इसको इंटेंसिटी। ठीक है, तो यही हमें पहले कैलकुलेट करनी है ई आर स्क्वायर। तो देखो ई की वैल्यू आप लोग लिखोगे, किस तरह से लिखोगे, ई नॉट एक्स कैप, यहाँ ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी आएगा, ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। और कल आपको मैंने डिस्कस किया था कि तीनों टर्म्स में ई की पावर आयोटा के जेड ओमेगा टी आएगा, और जो रिजल्टेंट वेव ई लिखी जाएगी ई इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, तो जो ई का टर्म आएगा उसमें भी ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी आएगा। दैट्स मीन्स ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी जो है वो एल एच एस और आर एच एस दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से हम स्टार्टिंग से ही इसको 1 मानकर चलेंगे, ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, इसको 1 मानकर चलेंगे। ये सारी बातें मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग लिखोगे वो ई नॉट एक्स कैप लिखोगे। देन सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगा ई नॉट ई टू द पावर आयोटा डेल एक्स कैप, और थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगा ई नॉट ई टू द पावर आयोटा 2 आयोटा डेल एक्स कैप। ठीक है, और इसी का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, किससे, इसके कॉन्जुगेट से। दैट मीन्स ई नॉट एक्स कैप प्लस ई नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा डेल प्लस ई नॉट ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा डेल एक्स कैप। तो सिंपली ये अपने पास ई की वैल्यू आएगी, डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, इसी के कॉन्जुगेट से। ये हमें क्या निकाल के देगा, ई आर स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी, या बोल सकते हो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। अब यहाँ से अपने पास कितनी टर्म्स निकल के आएंगी, 9 टर्म्स निकल के आएंगी। इस फर्स्ट टर्म का इन तीनों टर्म्स से डॉट प्रोडक्ट करोगे, देन इसके सेकंड टर्म का इस तीनों टर्म से डॉट प्रोडक्ट करोगे, और थर्ड टर्म का सेकंड ब्रैकेट के तीनों टर्म से डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो टोटल 9 टर्म्स निकल के आएंगी। और फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी निकल के आएगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है इसे। अब देखो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली जस्ट डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। ई आर स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आयोटा डेल प्लस ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा डेल। इस फर्स्ट टर्म का डॉट प्रोडक्ट मैंने सेकंड ब्रैकेट के तीनों टर्म्स के साथ किया है सबसे पहले। फिर इसी तरह से फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म का डॉट प्रोडक्ट सेकंड ब्रैकेट के तीनों टर्म्स के साथ करेंगे, तो अपने पास 3 और टर्म्स आएंगे। वो क्या क्या होंगी, ई नॉट ई टू द पावर आयोटा डेल प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा डेल एक्स कैप। ओके, फिर इसी तरह से जो लास्ट टर्म है उसका तीनों टर्म्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आपके पास आएगा ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर 2 आयोटा डेल प्लस ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा डेल प्लस ई नॉट स्क्वायर। ये 9 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अरेंज करना है। एक जैसी टर्म जो है उनको सबको एक साथ लेके आना है, और टर्म्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो ई नॉट स्क्वायर के आपके पास 3 टर्म्स आएंगी, ई नॉट स्क्वायर एंड ई नॉट स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 ई नॉट स्क्वायर, 3 ई नॉट स्क्वायर। देन ई टू द पावर आयोटा डेल अगर कॉमन निकालते हैं तो ई टू द पावर आयोटा डेल की वैल्यू आपके पास आएगी कॉमन, देन ई नॉट एंड दिस इज ई नॉट स्क्वायर। यहाँ ई नॉट स्क्वायर होना चाहिए, ई नॉट स्क्वायर, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म देन थर्ड टर्म देन ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ई नॉट स्क्वायर आपके पास ई टू द पावर आयोटा डेल एक वैल्यू ये है, और ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा डेल ई टू द पावर प्लस आयोटा डेल आपके पास एक वैल्यू ये है। ठीक है, तो आपके पास 2 ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा डेल मिलेगा, 2 ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा डेल प्लस, इसके बाद देखते हैं ये देखो ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आयोटा डेल एंड ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आयोटा डेल। तो आपके पास कितना मिलेगा, 2 ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आयोटा डेल
इसी तरह से आपके पास ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा डेल एंड ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर प्लस 2 आयोटा डेल। तो यहाँ से ई नॉट स्क्वायर कॉमन निकालोगे, ई टू द पावर 2 आयोटा डेल प्लस ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा डेल। तो टर्म्स जो हैं, जो एक जैसी टर्म उनको ऐड ऑन किया है, और कोई टर्म अगर कॉमन निकल के आ रही तो वहाँ कॉमन निकालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, 3 ई नॉट स्क्वायर प्लस, यहाँ से आप लोग देखोगे तो 2 ई नॉट स्क्वायर कॉमन निकल के आएगा, 2 ई नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा ई टू द पावर आयोटा डेल प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा डेल, देन ई नॉट स्क्वायर ई टू द पावर 2 आयोटा डेल प्लस ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा डेल। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास 3 ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, 2 कॉस थीटा, दैट मीन्स 2 कॉस डेल, प्लस ई नॉट स्क्वायर, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस 2 डेल, 2 कॉस 2 डेल। तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी इंटेंसिटी की, ई आर स्क्वायर, वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। ये ई आर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को, दैट मीन्स इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आपके पास निकल के आ रही है 3 ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर 2 कॉस डेल प्लस ई नॉट स्क्वायर 2 कॉस 2 डेल। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट या फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो यही पूछा था कि रिजल्टेंट वेव है उसका इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ई आर स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है, और ई आर स्क्वायर जो होता है वही इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम कैसे निकालोगे, इंटेंसिटी यहाँ डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, कॉस के आर्गूमेंट के ऊपर, कहने का मतलब डेल के ऊपर इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है। जब भी डेल की वैल्यू या कॉस डेल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और वहाँ कॉस 2 डेल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, इसका मतलब उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो एक बार यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी देखेंगे कितनी आती है। नेक्स्ट देखो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको अगर निकालनी है तो सिंपली कॉस की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इसका मतलब फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस डेल एंड कॉस 2 डेल शुड बी +1, शुड बी, क्योंकि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है। अगर ये दोनों +1 होंगे तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम। और ये दोनों एक साथ मैक्सिमम कब दे सकते हैं वैल्यू,
अगर डेल की वैल्यू अगर मेरे पास क्या हो 0 हो, या डेल की वैल्यू मेरे पास 2 पाई हो, या डेल की वैल्यू मेरे पास क्या हो 4 पाई हो, ठीक है। यानी पाई का इवन इंटीजर हो अगर मेरे पास डेल की वैल्यू में, तो कॉस डेल और कॉस 2 डेल दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे +1, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर। तो जब ये दोनों +1 होंगे तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी ER² वो क्या होगी 3E0² प्लस कॉस डेल की वैल्यू +1 रखेंगे तो 4E0² प्लस यहाँ से कॉस 2 डेल +1 रखेंगे तो 2E0², एड ऑन कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा 9E0² आएगा, 9E0²। तो ये जो 9E0² आ रहा है ये आपके पास क्या है रिजल्टेंट वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। ER² रिजल्टेंट वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको क्या लेना है एम्पलीट्यूड, तो इसका क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे, ठीक है। तो रूट ले लेंगे तो फिर वहाँ आपको क्या मिल जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछी थी जिसकी वैल्यू क्या आएगी 9E0²। ठीक है, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। तो जो यहाँ तक की जो अभी हमने 4 लेक्चर्स के अंदर ऑप्टिक्स के अंदर बातें की हैं वो सारी बेसिक बातें करी थी, ठीक है। और इस बेसिक के बाद में अब जो अपना नेक्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, दैट इज़ इंटरफेरेंस। हालांकि इंटरफेरेंस के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट फिनोमेना अपना ऑप्टिक्स के अंदर जो स्टार्ट होने वाला है वो है इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और इंटरफेरेंस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट है, चाहे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे आगे जाके हम माइकलसन पढ़ेंगे या एलॉयड्स मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे, न्यूटन रिंग होगा, तो सारे भी जो फिनोमेना है उनको देखेंगे 1 बाय 1। लेकिन सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं अब इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डाल लीजिए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस के बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ बातें बता चुका हूँ पहले, ठीक है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है कि सपोज़ आपके पास किसी मीडियम के अंदर 2 लाइट वेव हैं, ठीक है, और 2 लाइट वेव किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल करती हैं। 2 लाइट वेव किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल करती हैं और ट्रैवल करती हुई ये लाइट वेव आपस में क्या करती हैं, सुपरपोज करती हैं। इन दोनों वेव्स के बीच में अगर क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है, तो हमें स्क्रीन के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम मिलेगी और स्क्रीन के किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। कहने का मतलब जब भी दो वेव्स आपस में सुपरपोजिशन करती हैं तो जो इंटेंसिटी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मीडियम के किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम मिलती है और मीडियम के किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या मिलती है, मिनिमा। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस का फिनोमिना बोलते हैं।
अब बात ये आती है कि जो इंटरफेरेंस होता है वो डिपेंड किस पर करता है। तो इंटरफेरेंस जो डिपेंड करता है वो सोर्स की जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का सोर्स आप लोग काम में ले रहे हो, उस बात पे डिपेंड करेगा कि सुपरपोजिशन होने के बाद में इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो सोर्सेज होते हैं वो जनरली हम दो टाइप के सोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो सोर्स होते हैं आपके पास वो कौन कौन से सोर्स होते हैं। फर्स्ट सोर्स की बात जो हम करते हैं वो होता है कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। और सेकंड टाइप का जो सोर्स होता है उसकी हम बात करते हैं वो है इनकोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स। मीनिंग क्या है कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स का? इनकोहेरेंट सोर्स का मतलब ये है कि ऐसे सोर्स जिनसे निकलने वाली जो लाइट वेव है, ऐसे सोर्स जिनसे निकलने वाली जो लाइट वेव है या लाइट की जो बीम है, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो रैंडमली चेंज होता है या बिना किसी रूल के चेंज होता है। कभी तो फेज चेंज ज़्यादा हो जाएगा, कभी फेज चेंज कम रहेगा। कहने का मतलब अगर दो वेव्स के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो रैंडमली चेंज होता है, शार्पली चेंज होता है, तब ऐसे जो सोर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनकोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपली इनकोहेरेंट सोर्स का मतलब ये है कि जो फेज डिफरेंस होगा दोनों वेव्स के बीच में वो चेंज होगा रैंडमली, रैंडम चेंज होगा। यानी हम बता नहीं सकते कि कब तो फेज जो है फेज डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा या फेज डिफरेंस कौन सी कंडीशन में मिनिमम हो जाएगा। बिना किसी रूल के अगर दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस चेंज होता है, दैट मीन्स किस सोर्स की बात हो रही है? इनकोहेरेंट सोर्स की। और इसी के अपोजिट हम बात करते हैं किसकी? कोहेरेंट सोर्स की। तो कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है कि इनसे निकलने वाली जो लाइट वेव्स होती हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ऐसी वेव्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ में कैसा बना रहे? कांस्टेंट बना रहे, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, तब ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमें किसकी बात करनी है? जनरली कोहेरेंट सोर्स की बात करनी है। क्यों? क्योंकि जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है वो किसकी हेल्प से अकर होता है, या बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस अगर आपको पैटर्न चाहिए तो किस टाइप के सोर्स आपको काम में लेने होंगे? कोहेरेंट सोर्स काम में लेने होंगे। कहने का मतलब ऐसे सोर्सेज जिनसे निकलने वाली जो लाइट वेव है उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, ओके। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंटरफेरेंस, ठीक है। When two waves superpose such that when two waves superpose such that intensity of the medium get redistributed then it is called interference. Then it is called interference. Then it is called interference, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? देखो, सपोज आपके पास दो लाइट सोर्स हैं, दो लाइट सोर्स आपके पास है जिनकी इंटेंसिटी क्या है? इक्वल है। फर्स्ट सोर्स जो है उसकी इंटेंसिटी आपके पास कितनी है? आई नॉट। और सेकेंड लाइट सोर्स है उसकी इंटेंसिटी आपके पास क्या है? आई नॉट है, ठीक है। और ये इनसे निकलने वाली जो दोनों वेव्स हैं इनकी इंटेंसिटी आपको दे रखी है आई नॉट है। दो सोर्स हैं, दोनों सोर्स से निकलने वाली जो वेव्स है उनकी इंटेंसिटी इक्वल है, दैट इज आई नॉट। और जब दोनों ये वेव्स आपस में सुपरपोज करें, दोनों वेव्स जब आपस में सुपरपोज करें और इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पर आपको स्क्रीन पर क्या मिले? यूनिफॉर्म मिले। सपोज ये आपके पास स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी मिले वो एक समान मिले, मतलब यूनिफॉर्म इंटेंसिटी हो पूरी स्क्रीन पर,
तब इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि दोनों वेव्स ओनली क्या कर रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं, वहाँ इंटरफेरेंस का फिनोमिना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओनली सुपरपोज करेंगी तो जो नेट इंटेंसिटी होगी, जितनी पहले इंटेंसिटी थी उन इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, एड ऑन। इसका मतलब जो नेट इंटेंसिटी आपको मिलेगी स्क्रीन के ऊपर ओनली सुपरपोजिशन के केस में, वो कितनी मिलेगी, 2I0 यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिलेगी हर एक पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली वेव्स की मैं बात करूं, दो कोहेरेंट सोर्स आपके पास है, उनसे निकलने वाली वेव्स जब आपस में क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी, मतलब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तब ऐसी कंडीशन में जो फिनोमिना होगा वो कौन सा होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। और इंटरफेरेंस का फिनोमिना जब भी होता है तो स्क्रीन के किसी पॉइंट पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है और इसी स्क्रीन के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम। कहने का मतलब आपको फ्रिंजेस मिलेंगी, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, कुछ इस तरह से। यानी स्क्रीन के हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि स्क्रीन के किसी पॉइंट पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमा होगी और स्क्रीन के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमा होगी। ये डिपेंड करेगा आपके फेज डिफरेंस के ऊपर कि दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो ये फिनोमिना अकर होगा जब किसकी बात करोगे आप, इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस होने से स्क्रीन के किसी पॉइंट पर तो डार्कनेस मिलेगी, स्क्रीन के किसी पॉइंट पर क्या मिलेगी आपको, ब्राइटनेस मिलेगी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहाँ तो इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ ओनली क्या हो रहा है, वेव्स का सुपरपोजिशन। और स्क्रीन के हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ सोर्सेज। तो अभी डिस्कस किया हमने, टू टाइप्स के सोर्स की हम जनरली बात करते हैं, दैट इज नंबर 1 इज इनकोहेरेंट सोर्स एंड सेकंड इज कोहेरेंट सोर्स। तो सबसे फर्स्ट आप लिखिए इनकोहेरेंट सोर्स। तो अभी डिस्कस किया था आपसे कि सोर्स जिनसे निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस हो, अगर वो बिना किसी रूल के चेंज होता है, ठीक है, यानी शार्पली या रैंडमली चेंज होता है अगर फेज डिफरेंस, तब ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। तो लिख लीजिए, व्हेन फेज ऑफ द वेव्स चेंजेस रैंडमली, व्हेन फेज ऑफ द वेव्स changes randomly, then it is called coherent source. coherent source. ठीक है, इसका मतलब जो फेज होगा वो कैसे चेंज होगा, रैंडम चेंज, बिना किसी रूल के चेंज होगा। आप ये बता नहीं सकते कि किस पर्टिकुलर टाइम पर, किस पर्टिकुलर पोजीशन पर कितना फेज में चेंज होगा, क्योंकि फेज चेंज कैसा रहेगा, रैंडम। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ऑल द नेचुरल सोर्सेज, एग्जाम्पल, all the natural sources
are incoherent in nature, are incoherent in nature। जितने भी नेचुरल सोर्सेज होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट सोर्स होंगे जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं। नेक्स्ट लिखिए सेकंड, कोहेरेंट सोर्स। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कोहेरेंट सोर्स। सेकंड लिखेंगे कोहेरेंट सोर्स। ठीक है। वेव विच चेंजेस इट्स फेज सिस्टमैटिकली, waves which changes its phase systematically or phase difference between the waves remain constant, or phase difference between the waves remain constant, then it is called coherent source. It is called coherent source. तो इसका मतलब दैट इज़ जो फेज डिफरेंस आपके पास होगा वेव्स के बीच का वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है। अब इसी में हम एक टर्म डिस्कस करते हैं दैट इज टेम्पोरल कोहेरेंट, टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस, टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस का मीनिंग क्या है कि अगर हम ऐसी वेव की बात करें, सपोज कोई वेव है किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक क्या दिखा रही है, कोहेरेंसी को शो कर रही है। अगर किसी भी सोर्स से निकलने वाली कोई लाइट वेव है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक कैसा नेचर शो करती है, कोहेरेंसी का नेचर शो करती है, कोहेरेंट लाइट की तरह बिहेवियर करती है। ठीक है। तो उस एवरेज टाइम इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, टेम्पोरल कोहेरेंस बोलेंगे। कहने का मतलब अगर कोहेरेंसी की बात आप लोग टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो कि कितने टाइम तक कोई वेव कोहेरेंसी को शो कर रही है, कोहेरेंट नेचर को शो कर रही है, उस टाइम इंटरवल को या उस एवरेज टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पोरल कोहेरेंस। इसका मतलब जब भी कोहेरेंसी की बात आप लोग टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसे सोर्सेज को अपन क्या बोल सकते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंट सोर्सेज, या फिनोमिना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेम्पोरल कोहेरेंसी। ठीक है। तो आप लिख लीजिए एवरेज टाइम इंटरवल इन विच एवरेज टाइम इंटरवल in which a wave remain coherent, a wave remain coherent is called temporal coherence, is called temporal coherence. That is
कोहेरेंसी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कोहेरेंसी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कोहेरेंसी की बात अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेम्पोरल कोहेरेंस बोलेंगे। टेम्पोरल कोहेरेंस। नेक्स्ट देखिए, अब देखो अगर किसी ऐसे लाइट सोर्स की मैं बात करूं, सपोज हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है और इस लाइट सोर्स की जो वेवलेंथ है, सपोज इस लाइट सोर्स की जो वेवलेंथ है वो है लैम्बडा नॉट प्लस माइनस डेल्टा लैम्बडा। या फ्रीक्वेंसी की टर्म में अगर मैं बात करूं तो अगर इस लाइट सोर्स की मैं फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट प्लस माइनस डेल्टा न्यू। हमारे पास एक ऐसा लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्बडा नॉट प्लस माइनस डेल्टा लैम्बडा और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू नॉट प्लस माइनस डेल्टा न्यू है। तब इस प्रकार के जो इस टाइप के जो लाइट सोर्स हैं, इसके लिए अगर मैं इसकी एनर्जी डेंसिटी U, एनर्जी डेंसिटी U और वेवलेंथ लैम्बडा के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एनर्जी डेंसिटी U और वेवलेंथ लैम्बडा के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है हमें, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो ये जो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिल रही है, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, ये मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिल रही है उसे मैं नाम दे देता हूँ सपोज लैम्बडा नॉट। जहाँ लैम्बडा नॉट क्या है आपके पास, लैम्बडा नॉट इज मीन वेवलेंथ, लैम्बडा नॉट जो है वो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो है लाइट की वेवलेंथ है, जिसे मैं क्या बोल देता हूँ, मीन वेवलेंथ, या इसे और बोल सकते हो आप सेंट्रल वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस सेंट्रल वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग दो ऐसे पॉइंट्स की बात करूं जहां वेवलेंथ क्या है आपके पास, लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2, तो जो ये जो वेवलेंथ का स्प्रेड है लैम्बडा 1 से लैम्बडा 2 के बीच में जो वेवलेंथ का स्प्रेड है दैट इज डेल्टा लैम्बडा, इसे हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ स्प्रेड। कहने का मतलब डेल्टा लैम्बडा जो होगा वो होगा आपके पास लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ स्प्रेड बोलेंगे, डेल्टा लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1, ठीक है। सपोज आपने कोई भी एक लाइट सोर्स की आपने बात की है, कोई भी आपके पास एक लाइट सोर्स है, सपोज ये हमारे पास एक सोर्स है जो रेड कलर की लाइट जो है वो इमिट करता है, कोई भी ऐसा सोर्स है आपके पास जो रेड कलर की लाइट को इमिट करता है, तो आप बता सकते हो कि कोई भी रेड कलर का सोर्स है तो क्या वो रेड कलर की लाइट को इमिट करेगा या फिर सभी वेवलेंथ की लाइट को वो इमिट कर सकता है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा सोर्स है जो रेड कलर की लाइट इमिट करता है तो क्या ये कहना सही है कि वो ओनली रेड कलर की लाइट को ही इमिट करेगा या रेड कलर की वेवलेंथ वाली लाइट को इमिट करेगा, या फिर और कलर की लाइट भी उस सोर्स से इमिट हो सकती है। तो होता क्या है कि जब आप रेड कलर के लाइट सोर्स की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ की जो वेव वो इमिट करेगा सोर्स, वो कौन सी होंगी, रेड कलर की होंगी। लेकिन उसमें से जो है
बहुत बहुत शार्प उसमें से क्या है कि कुछ वेवलेंथ ऐसी भी होंगी जो और डिफरेंट कलर की भी हो सकती हैं। सपोज रेड की हम बात कर रहे हैं तो रेड के अलावा हो सकता है उसमें येलो या फिर उसमें ब्लू या और कलर की वेवलेंथ भी उसमें से इमिट हो सकती है, लेकिन हम जो है मेजर कर पाते हैं वो कौन सी कलर की वेवलेंथ को मेजर कर पाते हैं, रेड कलर की वेवलेंथ को। ठीक है, तो ये जो लैम्बडा नॉट है ना, ये लैम्बडा नॉट जो मैंने बताई है वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यानी रेड कलर का जो लाइट सोर्स है वो लैम्बडा नॉट जो वेवलेंथ है उसकी वेव को इमिट करेगा। साथ ही में वो क्या करेगा कि हल्की जो लाल कलर की जो लाइट है, सपोज लैम्बडा 1 से लैम्बडा 2 तक की जो रेंज है वो लाल कलर की जो है रेड कलर की लाइट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो वेवलेंथ होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, रेड कलर की लाइट होंगी। ओके, इसका मतलब जो वेवलेंथ स्प्रेड यहाँ पे बताया गया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर की लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइट तो उसमें से और भी इमिट हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट उसमें से इमिट होगी वो कौन सी होंगी, रेड कलर की लाइट। अब हमें किस तरह का सोर्स काम में लेना है, यानी बेटर सोर्स कौन सा होगा हमारे पास, बेस्ट सोर्स हमारे पास कौन सा होगा जिसके लिए वेवलेंथ का स्प्रेड कम से कम हो या जिसके लिए वेवलेंथ का स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमें इस तरह का सोर्स काम में लेना है जिसमें जो स्प्रेडनेस है, वेवलेंथ की जो स्प्रेडनेस है वो कम से कम हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की, तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो होते हैं उसमें ओनली एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट हमेशा इमिट होती है। कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है वो बेस्ट लाइट सोर्स होता है। जनरली तो ऐसा कोई लाइट सोर्स होता ही नहीं है जो 100% मोनोक्रोमेटिक हो, लेकिन जब भी हम मोनोक्रोमेटिक की बात करते हैं इसका मतलब ऐसे सोर्स की बात कर रहे हैं जो कोई एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है। तो अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के लिए अगर ये ग्राफ बनाऊं, सपोज मेरे पास कोई ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स नहीं है बल्कि कौन सा लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो होगा वो केवल एक सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट है उसको इमिट करेगा। कहने का मतलब उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि जो वेवलेंथ का जो स्प्रेड है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। वेवलेंथ का स्प्रेड क्या है, नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि केवल एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है। कौन? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। इस वजह से ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की जब हम बात करेंगे तो उस तरह का ग्राफ हमें एनर्जी डेंसिटी और लैम्बडा के बीच में मिलेगा, यानी वहाँ पे जो वेवलेंथ का स्प्रेड होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी जैसे रेड कलर ऑर्डिनरी रेड बल्ब की आप अगर बात करोगे तो उस तरह का ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की बात करोगे या सपोज आप लेजर लाइट सोर्स की बात कर रहे हो तो वो भी हाईली कोहेरेंट लाइट सोर्स होता है, तो वहाँ भी जो वेवलेंथ का जो स्प्रेड होगा वो काफ़ी कम होता है। तो सबसे बेस्ट लाइट सोर्स वही होगा जिसके लिए वेवलेंथ का स्प्रेड कम से कम हो। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनाया ये ऑर्डिनरी किसी लाइट सोर्स के लिए बनाया गया है। सपोज आपके पास कोई रेड लाइट का ऑर्डिनरी सोर्स है तो उसके लिए एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो उसमें जो वेवलेंथ का स्प्रेड होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब वो शार्पली क्या होगा, कोहेरेंट लाइट सोर्स होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ओके, तो इन सभी बातों को हम लोग लिखते हैं एक बार। इसी से आपको दो फार्मूला अभी निकल के आएंगे, कोहेरेंस टाइम का और कोहेरेंस लेंथ का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। काफ़ी बार वहाँ से एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों को हम लोग लिखते हैं। कंसीडर ए लाइट सोर्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज, कंसीडर ए light source having frequency, consider a light source having frequency between nu naught plus minus delta nu और वेवलेंथ लैम्बडा नॉट प्लस माइनस डेल्टा लैम्बडा और वेवलेंथ प्लस माइनस डेल्टा लैम्बडा। तो यहाँ आप ग्राफ के रिगार्डिंग अगर बात करें तो लैम्बडा नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन वेवलेंथ को, मीन वेवलेंथ।
लैम्डा नॉट इज मीन वेवलेंथ, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, मीन वेवलेंथ बोल सकते हैं इसी को, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं सेंट्रल वेवलेंथ, सेंट्रल वेवलेंथ, सेंट्रल वेवलेंथ। और जो डेल्टा लैम्डा होगा आपके पास, दैट इज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये क्या होगा, ये आपके पास होगा वेवलेंथ स्प्रेड, वेवलेंथ स्प्रेड। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे आप सोडियम लाइट की बात करते हो, ठीक है, अगर किसकी बात करें हम, सोडियम लाइट की, फॉर एग्जांपल सोडियम लाइट की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है सोडियम लाइट जो होती है उसके करस्पॉन्डिंग दो वेवलेंथ होती हैं, लैम्डा 1 सोडियम D1 लाइन एंड सोडियम D2 लाइन। तो उन सोडियम D1 और D2 लाइन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो होती है 5890 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 जो होता है आपके पास वो होता है 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी सोडियम जो लाइट होती है वहाँ से दो वेवलेंथ की हम बात करते हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, जिन्हें हम D1 और D2 लाइन भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोडियम लाइट का जो सोर्स है वो लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 2 तक की किसी भी वेवलेंथ की लाइट को क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है। यानी 5890 से लेकर 5896 तक की किसी भी वेवलेंथ को जो सोडियम लाइट का सोर्स है वो इमिट कर सकता है। तो अगर ग्राफ में हम लोग बात करें तो ग्राफ में यहाँ लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सोडियम लाइट सोर्स के लिए 5890 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5896 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इसका वेवलेंथ स्प्रेड देखें हम सोडियम लाइट का, वेवलेंथ स्प्रेड, वेवलेंथ स्प्रेड अगर हम सोडियम लाइट का देखें डेल्टा लैम्डा, तो ये आपके पास कितना आएगा 6 एंगस्ट्रॉम आएगा। वेवलेंथ स्प्रेड कितना आएगा आपके पास 6 एंगस्ट्रॉम आएगा, यानी बहुत ही नेग्लिजिबल जो है वेवलेंथ का स्प्रेड आ रहा है सोडियम लाइट के लिए 6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ आसानी से आप समझते हो जो लैम्डा नॉट की वैल्यू जो होगी सोडियम लाइट के लिए वो कितनी हो सकती है। तो यहाँ से जो लैम्डा नॉट कैलकुलेट करोगे आप वो कितना आएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों जो वेवलेंथ हैं उनका एवरेज निकाल के आप लैम्डा नॉट निकाल सकते हो। 5890 प्लस 5896 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5893 एंगस्ट्रॉम, 5893 एंगस्ट्रॉम। मतलब 5893 एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग सोडियम लाइट की जो एनर्जी डेंसिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये एग्जांपल आप लिख लीजिए। ये सोडियम D1 एंड D2 लाइंस की वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ सोडियम D1 एंड D2 लाइन, सोडियम D1 एंड D2 लाइन। आगे देखिए, देखो कोहेरेंस टाइम फॉर ए लाइट सोर्स इज गिवन बाय, कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस टाइम फॉर ए लाइट सोर्स, कोहेरेंस टाइम फॉर ए लाइट सोर्स इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, एक रिलेशन होता है किस किस के लिए, कोहेरेंस टाइम का जो रिलेशन होता है
वेवलेंथ स्प्रेड या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का स्प्रेड। तो जो रिलेशन होता है आपके पास कोहेरेंस टाइम का वो कुछ इस तरह होता है 1/मॉडुलस ऑफ डेल्टा न्यू। कोहेरेंस टाइम is given by for a light source tau c is representing coherence time that is equal to 1/मॉडुलस ऑफ डेल्टा न्यू। अभी हमने ग्राफ के अंदर किसकी बात की थी? वेवलेंथ की। ग्राफ के अंदर किसकी बात की थी? वेवलेंथ की, डेल्टा लैम्बडा। और डेल्टा लैम्बडा को क्या बोला था आपने? वेवलेंथ स्प्रेड बोला था। और यहाँ किसकी बात कर रहे हो आप? ये है फ्रीक्वेंसी स्प्रेड। ठीक है, तो कोहेरेंस टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो विड्थ है या बोल सकते हो आप लोग जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड जितना ज़्यादा होगा कोहेरेंस टाइम क्या होगा? उतना ही कम होगा। और फ्रीक्वेंसी का स्प्रेड जितना कम होगा उस लाइट सोर्स का जो कोहेरेंस टाइम होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन से आप लोग ये देख सकते हो आसानी से कि हमें किस तरह का लाइट सोर्स चाहिए। हमें किस तरह का लाइट सोर्स चाहिए जिसकी कोहेरेंसी मैक्सिमम टाइम तक रहे। ऐसा लाइट सोर्स हमें चाहिए जिसकी कोहेरेंसी क्या हो? मैक्सिमम टाइम तक हो। कहने का मतलब हमें क्या चाहिए? जो कोहेरेंस टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वही लाइट सोर्स अच्छा माना जाएगा जिसका कोहेरेंस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो। तो कोहेरेंस टाइम अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब डेल्टा न्यू को क्या करना पड़ेगा? कम से कम रखना पड़ेगा। और डेल्टा न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी का स्प्रेड। मतलब फ्रीक्वेंसी का स्प्रेडनेस, जैसा कि ग्राफ में बताया था मैंने वेवलेंथ का स्प्रेड, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी का स्प्रेड जितना कम होगा वो लाइट सोर्स उतना ही कोहेरेंट होएगा, या बोल सकते हैं वो लाइट सोर्स उतने ही टाइम तक, उतने ही ज़्यादा टाइम तक कोहेरेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए आप यहाँ tau c इज कोहेरेंट टाइम, tau c इज कोहेरेंस टाइम, and delta nu is frequency spread। डेल्टा न्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्रीक्वेंसी स्प्रेड को। अब देखो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की बात करें, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब है ऐसा सोर्स जो केवल एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर सकता है। ठीक है, तो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की मैं बात करूंगा और उसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी का स्प्रेड देखूंगा तो वो क्या आएगा? बिल्कुल नेग्लिजिबल आएगा, या नेग्लिजिबल हो सकता है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट क्या हो सकता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी स्प्रेड 0 के बराबर। कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का जो स्प्रेड होगा वो नेग्लिजिबल होगा, यानी टेंस टू 0 होगा। तो इस वजह से अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के लिए मैं कोहेरेंस टाइम निकालूँ tau c, तो वो कितना आएगा आपके पास? 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के लिए जो कोहेरेंस टाइम आएगा वो कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम तक, या बोल सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स तक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कोहेरेंसी को शो कर सकता है। यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो है वो एक बेस्ट लाइट सोर्स है। क्यों? क्योंकि इसका कोहेरेंस टाइम क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, और यहीं से हम कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला लिखना चाहें, अगर कोहेरेंस लेंथ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सभी, कोहेरेंस टाइम। ठीक है, और कोहेरेंट लेंथ अगर बात करूं मैं, कोहेरेंट लेंथ, तो कोहेरेंट लेंथ होगी आपके पास c इंटू tau c के इक्वल। ठीक है, कोहेरेंट लेंथ कितनी होगी आपके पास? c इंटू tau c के इक्वल, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं LC से, LC, जहाँ c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट और tau c क्या है? कोहेरेंट टाइम है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट लेंथ, LC, कोहेरेंट लेंथ LC। तो ये आपने जो कोहेरेंट टाइम निकाला है ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकाला है। इसी को आप किसके टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो? वेवलेंथ के टर्म में। किस तरह से? देखो, वेवलेंथ के लिए
अगर वेवलेंथ की टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है कोहेरेंस टाइम को, तो किस तरह से करोगे? रिलेशन आपको पता है, सी इक्वस टू क्या होता है? न्यू लैम्बडा। सी इक्वस टू क्या होता है आपके पास? न्यू लैम्बडा। डिफ्रेंशिएशन इसका करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास? 0 इक्वस टू डेल्टा न्यू इंटू लैम्बडा प्लस न्यू इंटू डेल्टा लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा डेल्टा न्यू इंटू लैम्बडा इज इक्वस टू माइनस न्यू इंटू डेल्टा लैम्बडा। तो डेल्टा न्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी न्यू बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा लैम्बडा, न्यू बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा लैम्बडा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ डेल्टा न्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी मॉडुलस ऑफ माइनस न्यू बाई लैम्बडा डेल्टा लैम्बडा। तो इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हो कोहेरेंस टाइम में। तो कोहेरेंस टाइम क्या आ जाएगा आपके पास? टॉस इक्वस टू 1 अपॉन मोड डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इंटू न्यू। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ से? देखो ये जो न्यू है ना, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? सी बाई लैम्बडा की फॉर्म में, डेल्टा लैम्बडा इंटू लैम्बडा और सी बाई लैम्बडा। तो यहाँ से आपके पास टॉसी जो आएगा वो आएगा लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डेल्टा लैम्बडा। नेगेटिव साइन को हमने हटा दिया है क्योंकि मॉडुलस की बात कर रहे हैं। तो टॉसी का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वेवलेंथ की टर्म्स में, वो आएगा लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डेल्टा लैम्बडा। लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डेल्टा लैम्बडा। ये कोहेरेंस टाइम है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल सोडियम लाइट की, ठीक है, तो सोडियम लाइट के लिए अभी आपको बताया था कि जो वेवलेंथ होती है D1 और D2 लाइन की, फॉर सोडियम D1 एंड D2 लाइन, सोडियम D1 एंड D2 लाइन, सोडियम D1 एंड D2 लाइन, लैम्बडा 1 की वैल्यू 5890 एंगस्ट्रॉम और लैम्बडा 2 की वैल्यू 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से तो आप लोग क्या निकाल सकते हो? डेल्टा लैम्बडा वेवलेंथ स्प्रेड, वो हमने निकाला था 6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू 6 एंगस्ट्रॉम। और जो लैम्बडा होगा आपके पास यहाँ लैम्बडा, ये लैम्बडा क्या होगा? मीन वेवलेंथ। लैम्बडा को आप अगर लैम्बडा नॉट लिखो तो मीन वेवलेंथ कितनी आएगी आपके पास? लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? लैम्बडा की। और लैम्बडा और डेल्टा लैम्बडा जब आपको पता लगेगा तो आप किसी भी लाइट सोर्स का क्या निकाल सकते हो? कोहेरेंस टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से देखो जो कोहेरेंट लेंथ आपने लिखी थी LC, उस कोहेरेंट लेंथ को अगर आपको वेवलेंथ की टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे? कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ LC। तो LC की वैल्यू आपने क्या लिखी है? C इंटू टॉसी। तो यहाँ से आप लिखोगे C इंटू टॉसी की वैल्यू अभी आपने निकाली है लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C डेल्टा लैम्बडा। तो यहाँ से C कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास जो LC की वैल्यू मिलेगी कोहेरेंट लेंथ, वो मिलेगी आपके पास लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा लैम्बडा। कोहेरेंस लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ।
तो जो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में और वेवलेंथ की टर्म्स में, कोहेरेंट टाइम का और कोहेरेंट लेंथ का, इनसे कभी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। कभी कोई भी लाइट सोर्स देगा उसके लिए कोहेरेंस टाइम और कोहेरेंस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की टर्म में या वेवलेंथ की टर्म में। नेक्स्ट देखो, एक नोट डाल के लिख लीजिए बात, नोट लगा के लिखिए। A light wave shows interference nature if a light source shows interference nature a light source shows interference nature if delta is less than LC, if delta is less than LC, where delta is path difference between waves, where delta is, delta क्या है आपके पास, path difference between waves, इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा वो कोहेरेंट लेंथ से क्या होना चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए। दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा, वो कोहेरेंट लेंथ से क्या होना चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए। तो अभी तक हमने बात की स्टार्टिंग से लेक्चर के अंदर कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्या होता है, और इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना होता है वो टाइप ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है या नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है, किस तरह का सोर्स हम लोग काम में ले रहे हैं। यानी कि जो सोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स एंड कोहेरेंट सोर्स। इंटरफेरेंस का फिनोमेना केवल वही सोर्स रिप्रेजेंट करेंगे जिनके लिए निकलने वाली वेव्स का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब इंटरफेरेंस का फिनोमेना आपको देखना है तो आपको कौन से सोर्स काम में लेने पड़ेंगे, कोहेरेंट सोर्स काम में लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर कोहेरेंसी की बात आप लोग टाइम के रेस्पेक्ट में करते हो, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब भी कोहेरेंसी की बात की जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेम्पोरल कोहेरेंस बोलेंगे। यानी जितने टाइम तक कोई भी वेव कोहेरेंसी को शो कर रही है उस टाइम को अपन क्या बोलेंगे, टेम्पोरल कोहेरेंस या कोहेरेंट टाइम, ठीक है। अब ये बात देखिए कि जो कोहेरेंट टाइम होता है वो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड या वेवलेंथ स्प्रेड के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी का स्प्रेड जितना कम होगा किसी भी वेव के कोहेरेंस टाइम का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और हमें कोहेरेंसी क्या रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। मतलब ऐसे सोर्सेज हमें यूज़ करने हैं जिनके लिए जो वेवलेंथ स्प्रेड या जो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है वो क्या हो, कम से कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की अगर बात करें तो उसका कोहेरेंट टाइम कितना होता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और कोहेरेंट टाइम से ही हम लोग किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोहेरेंट लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ दे रखी है या वेवलेंथ की फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ दे रखी है तो कोहेरेंट टाइम और कोहेरेंट लेंथ को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी है आगे कि हम कोहेरेंट सोर्स जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब भी हमें कोई फिनोमेना डिस्कस करना होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर और भी कोई फिनोमेना जो हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमें कौन से लाइट के सोर्स चाहिए, कोहेरेंट लाइट सोर्स चाहिए। तो कोहेरेंट लाइट सोर्स जो बना सकते हैं अपन वो दो मेथड से बना सकते हैं। एक तो अपन बना सकते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से, ये एक मेथड है कोहेरेंट लाइट सोर्स बनाने का, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और दूसरा मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिस मेथड को डिस्कस करेंगे वो है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से हम लोग कोहेरेंट लाइट सोर्स किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट लाइट, प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट लाइट।
प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट लाइट, प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट लाइट। इसमें हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, देखो सपोज हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है, लाइट का क्या है, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स है। और पॉइंट सोर्स जो होता है वो हमेशा कौन से वेव फ्रंट इमिट करता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स से जो निकलने वाले वेव फ्रंट होते हैं वो कौन से वेव फ्रंट हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो नैनो स्लिट्स हैं, स्लिट S1 एंड स्लिट S2। ठीक है, और कैपिटल D डिस्टेंस पे मैं मान लेता हूँ यहाँ से कोई स्क्रीन रखी हुई है आपके पास। ये आपके पास कोई स्क्रीन है। ठीक है, ये आपके पास स्क्रीन है। अब इस पॉइंट सोर्स से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे, ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिन सभी पॉइंट्स का जो फेज कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। यानी जो भी वेव फ्रंट होगा उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का जो फेज होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी वेव फ्रंट जो है वो इस स्लिट S1 और स्लिट S2 से पास होता है, ठीक है, सपोज कोई वेव फ्रंट यहाँ पे हमारे पास आता है इस तरह से, और ये वेव फ्रंट का कुछ पार्ट तो स्लिट S1 से पास होगा, ठीक है, और स्लिट S2 से इसी वेव फ्रंट का कुछ पार्ट पास होगा। तो स्लिट S1 से और स्लिट S2 से निकलने वाली जो वेव्स होंगी या निकलने वाले जो वेव फ्रंट होंगे उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और जब भी इन दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव्स या वेव फ्रंट का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उस कंडीशन में सोर्स S1 और S2 कैसे बिहेव करेंगे, एज ए कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, एज ए कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो एक जो वेव फ्रंट था उस वेव फ्रंट को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया या डिवाइड कर दिया। स्लिट S1 और S2 से हमने एक ही वेव फ्रंट को दो आइडेंटिकल वेव फ्रंट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस वजह से इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और जो डिवाइड होने वाले जो वेव फ्रंट हैं या जो वेव्स हैं, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब सोर्स S1 और S2 बिहेव करेंगे एज ए कोहेरेंट लाइट सोर्स। ठीक है, तो ये एक मेथड था जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कोहेरेंट लाइट का सोर्स बना सकते हैं इस तरह से। सपोज स्लिट S1 और S2 से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो इस स्क्रीन के किसी पॉइंट P पर जाकर सुपरपोज करती हैं। स्लिट S2 और स्लिट S1 से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो इस स्क्रीन के किसी पॉइंट P पर जाकर क्या करती हैं, सुपरपोज। पॉइंट P पर जाकर क्या करती हैं, सुपरपोज करती हैं। ठीक है, और सुपरपोज करेंगी और कौन सा फिनोमिना क्रिएट होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमिना। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि इंटरफेरेंस का फिनोमिना क्रिएट करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो लाइट सोर्स आपके पास हैं, जो लाइट सोर्स आपके पास हैं S1 और S2, ये कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट लाइट सोर्स होने चाहिए। इस वजह से जो भी वेव पहुंचेगी कहाँ,
जो भी वेव आपके पास पहुंचेगी पॉइंट पी के ऊपर वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना क्रिएट करेगी कुछ इस तरह से। सपोज स्लिट S1 से निकलने वाली वेव है और ये स्लिट S2 से निकलने वाली वेव है, ठीक है। और ये दोनों वेव सुपरपोज करेंगी और सुपरपोज करने के बाद में जो स्क्रीन का पॉइंट P है वहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमिना क्रिएट होगा। अब इंटरफेरेंस होने के बाद में पॉइंट P पर मैक्सिमा मिलेगा या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी या मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ये डिपेंड करेगा कि जो फेज डिफरेंस है या पाथ डिफरेंस जो है दोनों वेव्स के बीच में वो कितना है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन के अंदर तो पॉइंट P पर मैक्सिमा मिलेगा और किस कंडीशन के अंदर पॉइंट P पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। तो एक बार ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ से देखो, अगर आपको पाथ डिफरेंस लिखना है तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे दोनों वेव्स के बीच का। सिंपली आपको क्या करना है, इस S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। S2P जो लाइन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आप डाल दोगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपके पास, सपोज दिस इज पॉइंट O, तो S2O जो आपके पास डिस्टेंस आएगी S2O, ये क्या होगा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है। S2O जो होगा आपके पास वो होगा पाथ डिफरेंस। यहाँ पॉइंट सोर्स हम काम के ले रहे हैं, जिसकी बात करें हम पॉइंट सोर्स की। नीचे लिखिए, बाय यूजिंग टू क्लोजली स्पेस्ड स्लिट्स, टू क्लोजली स्पेस्ड slits, by using two closely spaced slits, a wavefront is splitted into two identical wavefront, which acts as a pair of coherent source, as a pair of coherent source, and create sustained interference pattern, sustained interference pattern, create sustained interference pattern। देखो, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि दोनों वेव्स जब सुपरपोज होंगी पॉइंट P के ऊपर तो वहाँ पे जो इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी
तो हो सकता है कि पॉइंट पी के ऊपर मैक्सिमा मिले या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले या मिनिमा मिले। अगर पॉइंट पी के ऊपर जो मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है वो लगातार क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट बना रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो पॉइंट पी पर जो भी फिनोमिना आपको मिल रहा है, चाहे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है या मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, वो स्टेबल होनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ यही लिखा है कि जो फिनोमिना होगा क्रिएट, वो कैसा होगा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेगा। मतलब एक बार वहाँ मैक्सिमा क्रिएट हो गया तो काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमा बना रहेगा पॉइंट पी के ऊपर, और अगर मिनिमा क्रिएट हुआ है तो मिनिमा बना रहेगा। जो भी कंडीशन होगी वो क्या होगी, सस्टेन्ड होगी, बिल्कुल स्टेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट सोर्स इज यूज्ड इन डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स इज यूज्ड, point source is used in division of wavefront, in division of wavefront। point source is used in division of wavefront। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके पास हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब भी हम कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ किससे बनाएंगे, हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का यूज करेंगे और फिर कोहेरेंट लाइट के दो सोर्स बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फ्रेजनल बाइप्रिज्म, फ्रेजनल बाइप्रिज्म, फ्रेजनल बाइप्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉयड्स मिरर, लॉयड्स मिरर, लॉयड्स मिरर। तो ये जितने भी फिनोमिना हैं इन सभी में हम क्या करेंगे, कोहेरेंट लाइट का सोर्स बनाने के लिए डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड को काम में लेंगे। ठीक है, तो ये एक फिनोमिना आज हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम कोहेरेंट लाइट का सोर्स बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड जो है वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, यानी किसी भी एक वेव फ्रंट से हम उसी के करस्पॉन्डिंग या उसी वेव फ्रंट से हम दो आइडेंटिकल वेव फ्रंट्स हम प्रोड्यूस करेंगे जिनके बीच का जो फेज कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर फेज कांस्टेंट रहेगा तो ऐसी कंडीशन में जो सोर्स होंगे वो बिहेव करेंगे एज ए कोहेरेंट लाइट सोर्स। ठीक है, और इसके एग्जांपल आपको बता दिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और एलॉयड्स मिरर। इनको हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं एक एक एग्जांपल को। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड अपना जो है कोहेरेंट लाइट सोर्स प्रोड्यूस करने का वो है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो वो मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।